everyone, most welcome to the news analysis of BR's Topper. स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में आज हमने करने हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये MNIs क्या होते हैं? ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसीडर करता है कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, मतलब जिन्हें हमें हार्म नहीं करना है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उनको थोड़ा प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत होती है। अब ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कही है अपनी रिपोर्ट में। दैट इज़ वाई ये करंट अफेयर्स में है। सो करेंटली इंडिया में 3695 MNIs हैं, यानी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड इनकी जो प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस, इन सब की जिम्मेदारी ASI की होती है। फाइन, नाउ सी व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस। देखो, अब इसमें रिकमेंडेशंस क्यों की गई हैं, तो कुछ प्रेजेंट जो लिस्ट है MNIs की उसके कुछ इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ क्या है? देखो, प्रेजेंट जो लिस्ट है MNIs की उसमें एक तो सिलेक्शन एरर्स हैं, और ये सिलेक्शन एरर्स इसलिए हैं बिकॉज अभी तक कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि हम किस मॉन्यूमेंट को नेशनल इम्पोर्टेंस के कंसीडर करेंगे। तो किसी भी मॉन्यूमेंट को एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस कंसीडर कर दिया जाता है बिकॉज कोई एक ऐसी डेफिनेशन, कोई क्राइटेरिया इसका अभी अवेलेबल नहीं है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के नहीं होने चाहिए उनको भी इसमें कंसीडर कर दिया गया। मूवेबल एंटिक्विटीज़ जैसे स्टैचूज़ हो गए, स्कल्पचर्स जो एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाए जा सकते हैं, उनको भी इस लिस्ट में डाला गया है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कुछ अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिसमें से कि 50 तो मिसिंग मॉन्यूमेंट्स हैं जो मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड 60% मॉन्यूमेंट्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के वो सिर्फ इंडिया के 5 स्टेट्स में लोकेटेड हैं, जिसमें यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और इनकी कंजर्वेशन पे इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर इनकी जो प्रेजर्वेशन पे प्रॉपरली अभी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई कुछ रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने दी है। वो रिकमेंडेशंस क्या है कि ASI को एक सब्सटेंसिव क्राइटेरिया डिक्लेयर करना चाहिए कि किस मॉन्यूमेंट को नेशनल इम्पोर्टेंस की कंसीडर किया जाए। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देनी चाहिए। इसके अलावा AMASR जो एक्ट है उसको भी अमेंड करने की बात कही गई है ताकि इसकी कोई एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आए। और जो लोकल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको स्टेट्स को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन वो कंट्री के लिए हो सकता है उतने इम्पोर्टेंस के ना हों, तो उनको स्टेट के इम्पोर्टेंस वाले नेशनल नहीं स्टेट वाले डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब उनको मॉन्यूमेंट्स ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस वाली कैटेगरी में डाला जाए। इसके अलावा स्टैंड अलोन एंटिक्विटीज़ को लिस्ट से रिमूव किया जाए, माइनर मॉन्यूमेंट्स को भी निकाल दिया जाए, और जैसे सिर्फ 5 स्टेट्स में 60% मॉन्यूमेंट्स हैं अभी, तो दूसरी स्टेट से भी इसमें इंक्लूड किए जाए लिस्ट में ताकि जोग्राफिकल बैलेंस बना रहे, और फंड भी इंक्रीज किया जाए ताकि इनकी अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके। फाइन, सो रिपोर्ट में अब जो क्राइटेरिया दिया गया है वो ये है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट या कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करना है वो 100 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसकी एक स्पेशल हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, और वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर करने से कोई ऑब्जेक्शन ना करे, तभी किसी साइट को नेशनल इम्पोर्टेंस की जो लिस्ट है MNI की उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट इजेज नॉर्म्स फॉर पैसिव यूथेनेशिया। देखो, यूथेनेशिया का मतलब होता है अपनी लाइफ को लीगली एंड करना। अब एक होता है सुसाइड, लेकिन ये सुसाइड से डिफरेंट है बिकॉज ये लीगल है, लीगल प्रैक्टिस है ऑफ एंडिंग अ पेशेंट्स लाइफ टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। अगर कोई इंसान अपनी कोई इलनेस की वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग्स में है तो उसको उससे मुक्ति दिलाने के लिए यूथेनेशिया की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो नॉर्म्स हैं पैसिव यूथेनेशिया के उसको थोड़ा सा ईज आउट कर दिया है, बिकॉज इसका जो प्रोसीजर है वो पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था।
तो अब उसको थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्टर्ड द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर लिविंग विल्स। तो लिविंग विल्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको ऑल्टर करके ईजी कर दिया गया है। अब ये लिविंग विल क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए अगर कोई पर्सन अपने मेडिकल डिसीजंस खुद नहीं ले सकता तो, और ये सिर्फ एक फिजिशियन ही एडमिनिस्टर कर सकता है जो भी डॉक्टर उस पेशेंट को चेक कर रहा है। सो यूथेनेशिया के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि इसमें किसी पर्सन की लाइफ को एंड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लीथल इंजेक्शंस के थ्रू उसकी लाइफ को एंड कर दिया जाता है। इस तरह की प्रैक्टिसेस नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा में चल रही हैं इस टाइम पे। और पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि उसके जो लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है उसको हटा दिया जाता है जिससे उसकी लाइफ एंड हो जाती है। सो इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंडिया, फिनलैंड और जर्मनी में। तो दो तरह का यूथेनेशिया होता है, एक लीथल इंजेक्शन के थ्रू और दूसरा लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको हटा के। मेजर जजमेंट्स जो यूथेनेशिया के रिलेटेड हैं वो पी राथीनम केस में आई थी, एक तो 1994 में जब पहली बार इसको सुसाइड की कैटेगरी से बाहर किया गया था। सेकंड 2011 में अरुणाग शनबाउग ने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया में फर्स्ट टाइम अलाउ किया था। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया के प्रोसेस में रिसेंटली किए हैं। इसमें देखो, जो लिविंग विल होती है पहले उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन करवाना ज़रूरी होता था, लेकिन अब इसको चेंज करके नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर भी इसको साइन कर सकता है। और पहले क्या था कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कस्टडी में रहती थी लिविंग विल, अब इसको इंडियन हॉस्पिटल खुद भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड अर्लियर जो प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो मीटिंग करके डिसीजंस लेते थे इसके बारे में, उसमें 4 एक्सपर्ट्स जिनको मिनिमम एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का रिक्वायर्ड होता था, अब इसको मिनिमाइज कर दिया है। 3 डॉक्टर्स होंगे जिसमें उनको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि 20 साल का, क्योंकि 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब चेंजेस किए गए हैं। और ये जो डॉक्टर्स भी मीटिंग करते हैं फिर इसको डिसाइड करते हैं यूथेनेशिया के बारे में कि किसी को यूथेनेशिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसमें पहले उनके पास ऐसा कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन अब इसको 48 आवर्स कर दिया गया है, मतलब 2 दिन के अंदर उनको डिसीजन लेना है। फाइन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि साउथ अफ्रीका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद इंडिया, जिसमें वो 12 चीतास को कूनो नेशनल पार्क में भेजेगा। इससे पहले सितंबर 2022 में भी 8 चीतास लाए गए थे इंडिया में नामीबिया से। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वो नामीबिया से 8 चीतास को इंडिया लाया गया था सितंबर 2022 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था। एंड इस बार फरवरी टू मार्च 2023 में 12 चीतास साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। ये हो रहा है प्रोजेक्ट चीता के तहत, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अप्रूव किया था, जिसमें क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें कम से कम 50 चीतास को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज ये जो स्पीशीज़ है चीतास ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी इंडिया से। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि इसका फंडिंग और सुपरविजन का काम देख रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है रिस्टोरेशन ऑफ चीतास का, कि इससे ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स भी इंडिया में डेवलप होंगे, बिकॉज ये ग्रासलैंड्स में रहता है ये एनिमल मोस्टली, एंड इससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने और इकोसिस्टम को एनहेंसमेंट में भी हेल्प मिलेगी। प्लस यहाँ पे इको टूरिज्म भी डेवलप होगा विद द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास। फाइन। देन चीतास के बारे में अगर बात करें तो ये कीस्टोन स्पीशीज है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट और सवानास का एनिमल है। ये ओनली लार्ज वाइल्ड मैमलिन स्पीशीज है जो कि इंडिया से एक्सटेंट हो गया। एंड एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीतास तो क्रिटिकली एंजेंडर्ड स्पीशीज़ हैं इस टाइम वर्ल्ड में। और मेजर जो चीता रेंज कंट्रीज़ हैं उनमें नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला, ज़ाम्बिया, तंजानिया एंड केन्या अफ्रीका में, और
एशिया में ईरान और इंडिया है जहाँ पे ये चीताज मिलते हैं। फिलहाल इंडिया से ये एक्सटेंट हो गए हैं। और कूनो नेशनल पार्क में इनको लाया जाएगा तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के विंध्यास हिल में सिचुएटेड है। मैप में आप देख सकते हो, इंडिया में मध्य प्रदेश स्टेट में ये एक जगह है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, विंध्यास में लोकेटेड है ये। एंड इट फॉल्स अंडर काठियावाड़ गिर डेजर्टस जो फॉरेस्ट है, इको रीजन और वेजिटेशन जहाँ पे मिलती है उसमें ये पाए जो कूनो नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय करधाई, खायर और सलाई ट्रीज। ये वहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज के नाम है। ठीक है। So if the video is helpful to you, kindly press on the like button, share with your friends and subscribe to the BR Stopper. Thank you so much.